अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। आज हम जो है वो राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब जो है उनकी लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में एक्सला उनके घर जो है उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हम आपसे इनकी मुलाकात भी करवाएंगे और इनसे मुख्तलिफ जो है सवाल व जवाब भी करेंगे। इंशाअल्लाह वो हमें नाज़रीन के साथ अपनी जो है कुछ यादें और बातें शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह राजा साहब। जी वालेकुम जी, खुश आमदीद जनाब राजा उमैर अब्बास दनियाल साहब और महराज अब्बास भट्टी साहब। आप इतने दूर से मेरे पास तशरीफ लाए। महराज अब्बास भट्टी साहब चकवाल से तशरीफ लाए और आप मरी से तशरीफ लाए, तो मैं तो आपका बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि आपने ये जो इतना बड़ा कुतुबखाना बनाया है, ये दिलचस्पी आपको कहाँ से पैदा हुई और ये कब से आपने शुरू किया? इसकी दिलचस्पी की बात तो ये है कि मैं जब बच्चा था, थोड़ा सा शऊर की दुनिया में आया, तो मुझे सबसे पहले अपने ख़ानदान के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ। जी जी। तो फिर पहले मैंने ख़ानदान पर, फिर अपने गांव पर, फिर अपने इलाके पर, फिर अपने पूरे रीजन पर जो है वो काम करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने एक इस रीजन पर इदारा बनाया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च सेंटर उठवार हज़ारा के नाम से। और उसके जो ज़ेर तमाम जो है मैं खुद भी काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तकरीबन कम अज़ कम 350 के करीब तहकीकी मकालात शाये हो चुके हैं। इसके अलावा मेरी 3 किताबें और एक मकालात का मजमूआ शाये हो चुका है। इसके अलावा मैंने बेशुमार किताबों पर तबसरे पेशलाफ्स वगैरह भी लिखे हैं। और इसी के अंडर जो है हमने एक जो है यूट्यूब चैनल बनाया है हिस्टोरिकल वेब उठवार के नाम से, जिस पर मेरे ख्याल में 300 के करीब हमारी जो है तारीखी मकामात, मुख्तलिफ शहरों देहात की तारीख पर वीडियोज़ हैं जो इस तरह की हमने उस पर डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो नशर की हैं, और उसमें मेरे जो हैं वो उस पर रिसर्च जो है वो शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम बचपन से शुरू किया था उसमें मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे नहीं गया। तो उसकी बुनियादी वजह जो है कि मेरे उसमें दिलचस्पी, मेरी मेहनत, मेरा उस पर वक्त, माल, जान, हर चीज़ जो है खता के अपना आराम जो है वो भी मैंने उस पर कुर्बान किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इसकी वजह से मुझे दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त शोहरत दी है। जैसे कि मेरे नाम से हसन अब्दाल में एक बहुत बड़ा अदारा है, सैयद एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, उसने अपने एक अदारे में मेरे नाम से लाइब्रेरी बनाई है। 2016 में अटक का एक वहाँ से रसाला छाया होता था जमालियात, उन्होंने मेरे नाम से राजा नूर मोहम्मद निज़ामी नंबर शाया किया है। और इसके अलावा मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं पाकिस्तानी चैनल्स में तो अक्सर नशर होते रहते हैं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, अल जज़ीरा, अल अरबिया, अल मदाइन, इस तरह मुख्तलिफ जो बैरूनी TV चैनल्स हैं उन पर, और इसके अलावा मुझ पर बेशुमार लोगों ने काम किया है, कालम लिखे हैं, किताबों में काम किया है। और वर्ल्ड ट्रिब्यून जिनेवा शाया होता है, उसने मुझ पर कालम शाया किया है। दी इंडिपेंडेंट शाया होता है लंदन से, उसने मुझ पर कालम शाया किया है। तो अल्लाह ताला ने इसकी वजह से बड़ी इज्जत और शोहरत दी, और इस्लाम की वजह से। ये लाइब्रेरी आपकी कितनी पुरानी है और आपकी इस कुतुबखाने में कितनी किताबें हैं? जी मेरी लाइब्रेरी जो है इसको तकरीबन जो क्लियरली है कि इसको 50 साल हो चुके हैं। और वैसे तो मैंने जो है वो पढ़ना या और रसायल जरायत जो है वो मैंने बिल्कुल तीसरी जमात में था, तकरीबन ये होगा 68-69 का दौर, उस वक्त शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा किताबें हैं और 600 कलमी मखतूतात हैं। और तकरीबन इसमें अक्सर किताबें जो हैं वो पुठवार हज़ारा के मुसन्निफ़ीन की लिखी हुई
या पटवार हज़ारा के इलाके के किसी मौजू पर अक़वाम हों, तारीख़ हो, या इस तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई हैं। इसके अलावा चूँकि मेरा जो शगफ़ है, मेरा शौक़ है, मैं काम करता हूँ, वो मैं ख़ुद भी आसार क़दीमा और हिस्ट्री पर काम करता हूँ। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए आसार क़दीमा पर अच्छा ज़ख़ीरा है। और चूँकि मैं एंटीक कलेक्टर भी हूँ, मुझे चूँकि मैं आसार क़दीमा और तारीख़ी शगफ़ रखता हूँ, तो फिर मैं इस जो कदीम ओरिजिनल जी चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं महफूज कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि तकरीबन 600 के करीब जो हैं वो कलमी मखतूतात मेरे पास मौजूद हैं, और कोई तकरीबन 3000 के करीब जो हैं वो ओल्ड एडिशन प्रिंटेड, जो कमी पाकिस्तान से पीछे जो है 16वीं सदी हिजरी तक के दौर की प्रिंट शुदा किताबें हैं वो। और इसके अलावा भी और दीगर नवादरात में बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा राजा साहब, आपने जिक्र किया था कि आपके पास कोई 800 साल पुराना जो है कुरान पाक का भी एक नुस्खा मौजूद है। जी, ये चूँकि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे जो अपना इस्लामी विरसा, और इस्लामी विरसे में सबसे बुनियादी जो चीज़ है हमारे मज़हब में वो कुरान है। तो कुरान से मेरी इतनी मोहब्बत है कि मैंने तकरीबन कुरान जो है वो किसी सूरत में मुझे मिले, वो दुनिया का पौने इंच आधे इंच का कुरान हो, वो दुनिया का 30 सफ़ात पर कलमी कुरान हो, या 30 औराक पर शाया कुरान हो, दरमियाने साइज़ का कुरान हो, नयाब किस्म के सोने से लिखे हों। आखिरी जो उस्मानी खलीफा था उसने कुरान पाक शाया करवाया था, वो भी मेरे पास है। तो इस तरह मुख्तलिफ ज़ुबानों के हैं, मुख्तलिफ इलाकों से शाया हुए कुरान पाक हैं, दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ से। तो वो मेरा बहुत ही अच्छा कलेक्शन है कुरान पाक का। तो उसमें जो सबसे पुराना नुस्खा है मेरे पास वो 800 साल पहले का एक कुरान पाक का कलमी नुस्खा है, वो मेरे पास है। जी जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपके पास क्योंकि एक पुराना म्यूज़ियम भी है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी नाज़रीन को बता दें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जी, मेरे पास हैं एक तो लाखों साल पुराने जो फॉसिल्स हैं, जैसे कि दरख्तों के और इन हैवानात की हड्डियों के जो पत्थर की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा इंसान जब दुनिया में उसका इब्तदाई रहना सहना था, तो वो चूँकि ज़्यादा औजार हथियार से वाक़ुफ़ नहीं था, तो वो अपने इस्तेमाल के लिए पत्थर से चाकू बना लिया, पत्थर से कुल्हाड़ी बना ली, पत्थर से कोई सुराख करने की चीज़ बना ली, पत्थर से जो है वो बुलेट बना लिए तीर के, इस तरह पत्थर की चाकू बना लिए। तो पत्थर के और हड्डी के औजार हैं मेरे पास। तो इसके अलावा जो हैं वो कदीम जो असला है औजार में से, उसमें नेज़ा है, कमान है, एक बर्छी होती है हमारे लोकल इस इलाके की, हिंदुस्तान की एक हथियार है वो है, खंजर हैं मुख्तलिफ अक़साम के, और इस तरह कदीम राइफलें हैं, तमाचे हैं, पिस्टल हैं। तो उसमें वो भी राइफल है जिसमें वो बारूद भरा जाता था, जैसे कि वो 1857 की जंग का जो असबाब बनी थी। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो औजार हैं वो हैं। फिर हथियार हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें पत्थर के औजार भी हैं, उसमें हड्डी के औजार भी हैं, उसमें मुख्तलिफ मेटल्स के औजार जो हैं वो उसमें हैं, लकड़ी के हैं, लोहे के हैं, कापर के हैं, मुख्तलिफ। इसके अलावा बर्तन हैं, जेवरात हैं, जो इसके अलावा मूर्तियां हैं, बुद्धा की मूर्तियां हैं, हिंदुओं के मिनके हैं, बुद्धों के जो हैं वो मंक जो थे उनके जो गले में वो माला सी पहनते थे उसके मोती मिनके वो भी हैं। तो इस तरह की बेशुमार जो अशिया हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास मैंने देखा है कि सिक्कों की और डाक टिकटों की भी एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे पास एक तो इस इलाके के जो हमारा पटवार कह लें या टेक्सला कह लें, इसके जो पहला जो सिक्का बना हुआ था 800 साल पहले,
पैच मार्क्ड उससे लेकर तकरीबन हमारा जो अभी 2023 है इस यहाँ तक के मुख्तलिफ औकात के सिक्के, मुख्तलिफ हुकूमतों के सिक्के, मुख्तलिफ बादशाहों के सिक्के, मुख्तलिफ मेटल्स के सिक्के, एक तो वो मेरे पास हैं। इसके अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के भी मेरे पास हैं। खिलाफत उमैया के हैं, खिलाफत उस्मानिया के हैं, इस तरह और भी मुख्तलिफ जो लोकल छोटी छोटी रियासतें थी उनके सिक्के भी हैं, जैसे बावलपुर है, जूनागढ़ है, या ग्वालियर है, या इस तरह की मुख्तलिफ उनके सिक्के भी हैं। तो ईरान की जो हुकूमतें थी उनके सिक्के हैं। इस तरह मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के और अपने इस इलाके के सिक्के भी मौजूद हैं और करेंसी नोट भी मौजूद हैं। और फिर मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो डाक टिकटों का भी है, उसमें भी दुनिया भर के सिक्के हैं। पाकिस्तान का पहला डाक टिकट जो 1947 में शायद छपा था, उस दौर से आज तक के डाक टिकट भी हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके डाक टिकट भी हैं। इस तरह मुख्तलिफ रियासतों के टिकट भी हैं, मसलन जो रियासत हैदराबाद दक्खन थी, आसफिया उस्मानिया, वो उसके भी हैं। और भी मुख्तलिफ जो हैं वो रीजन या इस तरह के डाक टिकट मेरे पास मौजूद हैं। राजा साहब, आप अपना ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो भी नाज़रीन के साथ शेयर कर दें ताकि देखने वालों के लिए जो है वो एक मज़ीद। जी, मेरा जो ख़ानदानी पस मंज़र है कि मैं भट्टी राजपूत कबीले की एक गोत है, एक शाख है। मेरे अब्बा अजदाद ने उसको वरिया लिखा है, या वो वरिया के नाम से मशहूर थे, तो उसको बरिया भी बोलते हैं, बरा भी बोलते हैं, क्या कहता है बरा। मेरा जो ख़ानदानी जो है वो शजरा सब वो मेरे पास महफूज है, बुजुर्गों से हमारे तक मुंतकिल हुआ कि हम जो हैं वो भट्टी राजपूत हैं और भट्टी राजपूत की गोद जो है वरिया है। हमारा ख़ानदानी तल्लक, हमारे अब्बा अजदाद का तल्लक और मेरा तल्लक वरिया राजपूत से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं एक दफ़ा हमारे करीब गांव है उस्मान खट्टर, तो वहाँ मैं मेरे एक बनोई को प्लाट लेना चाहते थे, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ का पटवारी जो था वो हमारा एक करीबी तलकदार आदमी था। तो उसने कहा जी ये निज़ामी साहब जिल्दें पड़ी हैं मौज़े उस्मान खट्टर की, आप देख लें। तो जब मैंने उसमें देखा तो उसमें भी बाज़ लोगों के नामों के साथ जो है वो वरिया राजपूत भट्टी लिखा हुआ था। पुरानी तो जी पुरानी जी हाँ, नहीं पुराना इतना है कि 1862 का फिर मैंने उनका वो ओरिजिनल जो शजरा था 1862 का जो पुराना नक्शा था जी, पुराना शजरा नस्ब जो महकमा डाक उसने माल ने इंदराज किया था, यानी आज से 100 तकरीबन 60 साल पहले वो मैंने फिर वहां से माउस खाना रावलपिंडी से वो निकलवाया उनका, अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे पता चल गया ये हैं। फिर आगे पता चला जी कि वो साथ ही एक गांव है टेक्सास से थोड़ा सा आगे, अगर 2017 से आप जाएं तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं, एक टट्टा खलील गांव है, तो वहाँ भी मौजूद हैं। तो फिर मुझे कुछ इत्मीनान हो गया कि वाकई हमारा जो खानदान है वाकई यहाँ मौजूद है। बुजुर्गों ने ये बताया था कि मुगलों के ज़माने में, क्योंकि हमारा ये गांव था, मुगलों के ज़माने में कोई ऐसी जंग हुई, हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ से भागकर हमारे करीब ये खैबर पख्तूनख्वा जिला हरीपुर में एक पहाड़ है, बिल्कुल यहाँ से हमारे गांव से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर सल्ला। तो सल्ला एक स्टेट भी रही है पहले नाग राजपूतों की, वो उनका मरकज था, जिनको तक्षक भी राजाम्बी वाला तक्षक जो कहते थे वो उनका मरकज है। तो कहते हैं जी कि ये यहाँ से भागकर 2 रवायात थी। एक कहते हैं जी कि वो रानीवा गांव है कि वहां चले गए थे, और दूसरी रवायत है कि ये शादी के पास एक पिंड है एक कदीम, उसको रोडा पिंड कहते हैं, वहाँ चले गए थे। तो वो सुनते थे हम बुजुर्गों से कि वहाँ भी जब वो जंग हुई, वो जो हमलावर थे वहाँ भी उनके साथ कत्ल का मामला हुआ, तो उनकी जो औरतें थी रानियाँ थी, तो वो उन्होंने सरडा पहाड़ की उस तरफ से जो है वो जिसको आज रानीवा कहते हैं, रानीवा, तो वहाँ उन्होंने वो छलांगे लगाकर अपनी जाने खत्म कर दी, दुश्मनों से बचने के लिए अपनी जानें दे दी। तो उसमें भी फिर जब 1872 की है
मिर्जा आजम बेग की तारीख हजारा जी मेरे जी पास जी मौजूद है। तो उसमें पढ़ रहा था तो वो रानी बाग वाला वाकया, वो पूरा उसमें लिखा हुआ है। रानियों का वो छलांगे लगाना, और वो मेरे पास मौजूद है किताबत में वो वाकया, वो भी मिल गया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरा तल्लुक जो है वो एक ऐसे कबीले से है कि जो अपने ख़ानदानी तौर पर बहुत सी आला किस्म की खुसूसियात रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राय साहब, ये बताएं कि ये जो भुई गांव गांव है जहाँ पे आप आजकल आबाद हैं, यहाँ पे आपके आबाओ अजदाद को आबाद हुए कितना अरसा हो गया, और यहाँ पे आपके खानदान की कितनी आबादी है? देखो हमारे बुजुर्ग जो थे, क्योंकि ये गांव जो था ये हमारे बुजुर्गों का, जो हमारा है, जो बुजुर्गों से सुना जो सदरी रवायात है उसके मुताबिक कि हमारे बुजुर्गों की जो है वो आज से 1000 साल पहले कम अज कम महमूद गजनवी के ऐद में एक इस्लामी लश्कर के साथ बाड़ी की बैक साइड में एक जंग हुई थी, जिसमें हमारे जो हिंदू राजे थे राजपूत, वो बहुत से उसमें कत्ल हुए, और जो मेरे बुजुर्ग थे वो उस जंग के बाद मुसलमान हो गए और उनका नाम राजा यूशे रखा गया। अच्छा। और उसके बाद हमारा खानदान जो है वो यहाँ आबाद रहा। यहाँ हमारे गांव में गजनवी ऐद की वो एक मस्जिद भी थी। फिर हमारे गांव में गजनवी ऐद में वहाँ एक मुसलमान आलिम दीन थे अब्दुल्ला अब्बासी, उन्होंने एक मदरसा भी कायम किया। फिर ऐसे चलता रहा। मुगलों के ज़माने में हमारे इस गांव पर हमला हुआ तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ से निकल कर हमारे करीब जो सल्डा पहाड़ है उसकी तरफ चले गए थे, और वहाँ बहुत सा अरसा रहे। एक रवायत के मुताबिक शादी तार के करीब एक कदीम पिंड आज भी मौजूद है, यानी जो आबादी तबाह हुई थी उसको पिंड कहते हैं। तो उसके आसार हैं, कहते हैं कि वो वहाँ जाकर कुछ अरसा आबाद रहे, उसको रोडा पिंड कहते हैं। और एक रवायत के मुताबिक के रानीवाह, साथ ही रानीवाह गांव है अतार के बिल्कुल साथ में लिखा, तो वहाँ चले गए और वहाँ एक जंग हुई उनकी। तो उस जंग में जो है हमारे जो वो थे कत्ल हुए कुछ लोग, और मेरे बुजुर्गों में से एक हमारे जद्दे आला और 3 उनके एक और भाई थे, वो उस जंग में से बच गए, और एक वापस जो है वो गांव में आ गए, और 3 जो है वो आगे की तरफ चले गए। उनमें से एक आसमान कटड़ में, और एक जो मरकल्ला हिल की दूसरी तरफ ठट्ठा खलील गांव है जिला रावलपिंडी टेक्सला में, तो वहाँ चले गए। और तीसरे जो है वो तहसील फतजंग, चौथे तहसील फतजंग जिला की तरफ चले गए। तो उसके बाद जो है ये हमारे बुजुर्ग यहाँ आबाद रहे। जब सिखों की और यहाँ सईद अहमद शहीद रहमुल्लाह के मुजाहिदीन के साथ जंग हुई, तो उस जंग में मेरे परदादा के भाई थे राजा अब्दुल्ला खान। तो राजा अब्दुल्ला खान ने इस और पीर फाजल शाह साहब गढ़ी खाना जो ख्वाजा शाह सलमान तोसमी के खलीफा थे वो, और एक बुजुर्ग थे हमारे गांव के काजी मीर हमजा साहब, जिनके वालिद साहब गुजर खान दुलताले के करीब गांव मैना मड़ा है वहाँ से आए थे। ये 3 लोग जो थे ये सिखों के खिलाफ इन्होंने यहाँ के मुजाहिदीन का एक ग्रुप बनाया हुआ था, और उनके साथ वो झड़पें करते रहते थे। अक्सर औकात जो फारूकिया सीमेंट फैक्ट्री है इस एरिया में जंगल था, और जो सिख फौजें लाहौर की तरफ से या पिंडी टक्सा की तरफ से हजारे की तरफ जाती थी उन पर जो है वो खून मारते थे, तो उनकी रिश्वत तोड़ने के लिए, उनकी ताकत को ख़त्म करने के लिए। तो फिर उसमें जब शिकस्त हो गई 1831 में मुजाहिदीन को बालाकोट में, तो उसके बाद चूंकि सिखों का यहाँ कब्जा हो गया तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ से भागकर सऊदी अरब चले गए। वो मेरे दादा के जो भाई थे अब्दुल्ला खान, राजा निजामुद्दीन साहब के भाई, तो जो मौलाना काजी मीर हमजा साहब थे वो टोंक में चले गए थे। हिंदुस्तान में एक रियासत थी नाब वजीर दौला की, वो वहाँ चले गए थे। और जो ख्वाजा फाजल शाह साहब हैं उनके एक वो बन्नू और क्वाड की तरफ पहाड़ियों में चले गए थे। तो बाद में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने यहाँ की एक गुजर फैमिली थी जो गुजरात काठियावाड़ से
जहांगीर के दौर में यहाँ आए थे जी जी अपनी भैंसों के साथ इस इलाके में। तो वो उनको इस गांव की मलकियत, जबकि 1862 का एक शजरा नसब गवर्नमेंट का मेरे पास मौजूद है, उसमें जो हमारे बुजुर्गों ने एक दवा भी दायर किया था, तो उसमें जो है एफ रॉबर्टसन था, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, उसने हमारे जो खानदान का शजरा नसब था उसके साथ लिखा था कि ये जो हैं जद्दी मालिक हैं इस इलाके के। बहरहाल तो उसके बाद मेरे बुजुर्गों के पास जो ज़मीन थी वो तकरीबन मेरे परदादा के पास 300-400 कनाल ज़मीन थी, बागात थे और जंदर थे, 9 जंदर थे। अच्छा। तो जो मेरे वालिद साहब जो हैं उनके दादा जो थे उन्होंने 3 शादियां की और 3 शादियों में से कुदरती तौर पर उनकी एक बेटी नहीं थी, 15 बेटे थे। तो 15 बेटों में से जब 2005 और 21 के दरमियान इस इलाके में तऊन आया तो उनके 2000 नहीं सर 1905 से 1921 के दरमियान जब इस इलाके में तऊन आया तो उसमें मेरे वो वालिद साहब के 14 चाचे जो थे वो उस तहून में लकमा अजल बन गए। तो एक मेरे दादा रहे, तो मेरे परदादा ने छोटी उम्र में मेरे दादा की शादी कर दी, तो मेरे वालिद साहब पैदा नहीं हुए, तो मेरे दादा भी फौत हो गए। और जब मेरे वालिद साहब 6 साल के थे तो उनके दादा भी फौत हो गए। तो जब उनके दादा फौत हुए तो कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था। हमारे चूंकि वो जंगलों पर जो लोग काम करते थे, हम उनको राखे कहते हैं अपनी जुबान में। जी जी जी। तो वो कहते हैं कि जब मैं वो राखों के पास आटा लेने के लिए जाता था अपने हिस्से का, तो हमारे रिश्तेदार थे वो मुझे मारते थे और आटा नहीं लेने देते थे। खैर उन्होंने बहुत सी कोशिशें की, तो फिर आखिरी जो अरबा उन्होंने किया वो ये किया कि हमारे मकानात जला दिए। हमारे जो मकान जलाए गए थे वो अगर आप आज भी देखें वो इतने खूबसूरत मकान हैं कि मैं हैरान होता हूँ। कहते हैं ये सिखों के ज़माने के थे। तो उनकी तकरीबन कोई 4 फुट के करीब दीवारें, बाहर की तरफ छोटे छोटे इस तरह के पत्थर लगे हुए हैं और अंदर जो है वो मिट्टी के थोपियां, जिसको हमारी ज़बान में थापियां सी होती हैं, तो वो लगी हुई हैं और दरमियान में खुश्क मिट्टी और उसके अंदर लकड़ी लगी हुई है और फिर उसके ऊपर इतना खूबसूरत काम किया हुआ है। तो मैं हैरान होता हूँ। छत जो था, छत पर जो उसके दियार ब्यार की ऊपर काम था, उसके ऊपर रंग हुआ था और जमीन पर वो फर्श पड़े हुए थे और बहुत खूबसूरत फर्श। मैंने बुजुर्गों से पूछा कि ये उस जमाने में फर्श कैसे जो है, आजकल तो चीनी दौरत कहते हैं चिपस के फर्श हैं, उसमें मुंह भी नजर आता है इंसान का। तो कहते हैं जी कि ये हाथ से उसको रगड़ाई की गई है। तो बहरहाल मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मेरे मकानात जला दिए गए, मेरे जो माल डंगर थे उनको जहर दे दी गई, मेरे जो वो 5 चक्कियां थी जंदर थे उनको तोड़ दिया गया। तो मैं बच्चा था, एक हमारी भैंस मच गई, एक मेरी वालदा थी। तो हम तीनों गांव से निकल कर, तो मेरा ननिहाल था गड़ी खाना में, तो हम वहाँ चले गए। फिर 12 साल हम वहाँ रहे। पर जब मैं 18 साल का हुआ तो फिर मैं वालदा को लेकर वापस आया। वापस आने के बाद 2 साल जो है मैंने एक चाड़ में, जो एक शतीर के और दीवार के दरमियान में जगह बच जाती है, तो तकरीबन 6 फुट जगह होती है। तो 6 फुट तो कहते हैं जी कि मैंने और मेरी माँ ने वहाँ 2 साल जो है उसमें गुजारा किया। फिर हमारे मकान तैयार हुए, ठेका दिया था मकानों का 36 रुपए का। तो फिर 2 मकान तैयार हुए, फिर मकानों में शिफ्ट हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे अपनी ज़मीनें ली, अपने बागात लिए, अपने 5 चक्कियाँ वापस की। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे झगड़े होते रहे। मैंने उसको, जो हमारा रिश्तेदार था, उसने एक दफ़ा मेरी वालदा को इतना मारा कि मेरी वालदा का बाजू टूट गया। तो मैं हरीपुर था, तो वहाँ एक आदमी पीछे से गया, उसने कहा जी कि इस तरह हुआ है। फिर मैं वहाँ से मैंने, चूँकि घर में तो थे हर कुछ, लेकिन वहाँ से मैंने एक बर्छी दी और उसका फल अपने जो है नेफे में दिया, इधर जो है ना तलवार में। ये आपके दादा का मतलब? नहीं, ये मेरे वालिद साहब। दादा तो वालिद साहब कहते हैं, वो तो मैं पैदा नहीं हुआ तो वो फौत हो गए थे। बहरहाल तो उन्होंने फिर जो है इस तरह अपनी जो है वो जिंदगी दोबारा। अच्छा राय साहब, ये बुई गाड़ जो लफ्ज है, इसकी वजह तस्मीया क्या है? असल में मैंने बहुत कोशिश की
बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसकी जो है वजह बताई है, लेकिन जो मैंने तहकीक की, मेरी तहकीक के मुताबिक भूई जो था एक राजपूत कबीला था। अच्छा। वो किसी ज़माने में यहाँ आबाद था। उन लोगों की वजह से, चूँकि भूई जो है यहाँ जो आसार कदीमा पाए जाते हैं, यहाँ से जो सिक्के मिले हैं वो हिंदू पीरियड के, यानी आज से 5000 साल पहले से लेकर फिर कुषाण पीरियड के, फिर दूसरे चंद्रगुप्त के, और फिर इसके हिंदू शाही के, और ये मुख्तलिफ भूई जो है वो मुख्तलिफ अदवार में आबाद रहा। तो मैं माल का जो वजह तस्मिया दे भूई गाड़ है, उसमें लिखा है कि हमें नहीं पता कि भूई को क्यों भूई कहते हैं। अच्छा। लेकिन गाड़ के मतलब उन्होंने लिखा है कि गाड़ एक कजाफी आबादी भूई के साथ, ये एक मौजा है, ये अलग नहीं है। कागजात माल में भूई गाड़ एक मौजा है, इसका रकबा, इसका सब कुछ एक है। तो उसमें लिखा है कि यहाँ जंगल था और जंगल में वो गाड़ थी, गेड़ा पड़ा हुआ था, गेड़ा जो ये जी गेड़ा जो हरो आई थी किसी जमाने में, तो वो जो गेड़ा फेंक गई थी उसकी वजह से एक गाड़ सी बनी हुई थी। क्या पुराने लोगों ने कहीं खुद बनाई होगी, क्योंकि वो एक किस्म की वो सदे राह बनाई होगी पानी के रुकावट के लिए। तो उस तरह वो मैंने खुद देखी है। तकरीबन वो 75 तक जो है या 80 तक वो मौजूद थी गाड़ के जो आबादी है उसके मशरक की तरफ। तो उसमें उसने लिखा है अंग्रेज ने कि इसको उस गाड़ की वजह से इस नई आबादी का नाम, क्योंकि वो आबादी जो है वो रंजीत सिंह के दौर में आबाद हुई, उसमें लिखा हुआ है कि यह आबादी जो है रंजीत सिंह के दौर में आबाद हुई और इसका नाम जो है उसकी वजह से गाड़ रखा गया। साहब, आप क्योंकि बहुत पहले से तहकीक के मैदान में सरगर्म हैं, तो आपने बहुत सारे तारीख पे, जो हमारे इलाके की अक़वाम पे और तारीख पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपने मतलब क्या रिजल्ट निकाला उसमें से? जी देखे, मैंने जो तहकीक ही नहीं कही, मेरे पास रेफरेंस मौजूद हैं। जी जी। ये इलाका जो है हमारा, जो खुसूसन जहाँ मैं बैठा हूँ भूई में, जी जी। ये और इसका गिरदनवा का इलाका जो था, ये जमाना कबल आज़मसी से जी जी। राजपूतों और गुजरों का इलाका है। जी जी। इसके बहुत से देहात के नाम जो हैं वो राजपूत जो गोते हैं या गुजर गोते हैं उनके नाम पर मौजूद हैं, यहाँ के देहात के नाम। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ पुरानी किताबों में भी, उसमें भी जिक्र मिलता है। तो हमारे इर्द गिर्द देखें, आज भी हमारे साथ पौड़ मैना गांव है, वहाँ बटी राजपूत अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। हसन अब्दाल में जो है वो अच्छी खासी तादाद में ही नहीं है, बल्कि हसन अब्दाल शहर के मालकान हैं वो। तो इस तरह हमारे साथ पिंड मैरी गाँव है। ये रंजीत सिंह के दौर में मीर हैदर खान बट्टी राजपूत था, उसने करीब एक मौजा है डिंगी, जो जिला हरीपुर तहसील हरीपुर में है। तो वहाँ से उसने रंजीत सिंह के दौर में आकर पिंड मैरी को आबाद किया था और वहाँ आज भी उसका औलाद आबाद है। इस तरह हमारे साथ है शादी गाँव है, वहाँ जो है वो राजपूत मौजूद हैं, बट्टी राजपूत मौजूद हैं। हमारे साथ गाँव है अतार, वहाँ अच्छी खासी तादाद में है। इसके साथ ही कामलपुर गांव है, वहाँ जो है ये अतार बट्टी राजपूत है ना, हतार भी। जी जी। तो मैं यही कह रहा था, जैसे आपको मैंने पहले बताया था ना, कि हमारे इलाके में आज भी बहुत से ऐसे गांव या शहर मौजूद हैं कि जिनके नाम राजपूत या गुजर गोतों के नामों पर मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। तो ये इलाका जो है ये ज़माने कदीम से, बल्कि जो कहे को कहे, इस इलाके में जो खट्टर आबाद हैं वो भी राजपूत हैं, कखुर जो आबाद हैं वो भी राजपूत हैं, बल्कि हत्ता के अवानों में से बेशुमार जो लोग हैं वो असल जो हैं वो राजपूत ही हैं, समझिए। तो वक्त के साथ साथ जैसे अभी देख लें, खट्टर जो हैं वो हज़रत अली को औलाद बन गए, इस तरह गखुर जो हैं वो क्या नहीं बन गए। हालांकि बेशुमार अगर आप कदीम किताबें मेरे पास मौजूद हैं, अगर उनका मुताला करें
राजा सुल्तान ज़हूर अख्तर साहब ने एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनके घर में बैठा हुआ था। तो राजा साहब कहते हैं निज़ामी साहब आप आपसे, क्योंकि आप रिसर्चर हैं, आप बड़ा काम करते हैं, आप मुझे बताएं, सही हकीकत बताना। मुझसे जब कुछ सवाल करे फिर मैं बता देता हूँ, ये नहीं कि वो खफा हो या राजी हो। तो मैंने कहा जी राय साहब, उन्होंने कहा जी आप मुझे सही बताएं कि गखड़ कौन है। मैंने कहा जी अगर सही सुनना चाहते हैं तो मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि गखड़ जो है वो राजपूत हैं। जी। अब आप क्या नहीं बने या जो मर्जी बने कि इस इलाके में जो हिंदू थे वो अपने जो गखड़ थे वो कक्कर लिखते थे। तो क्योंकि आप अगर देख लें आइन अकबरी को देख लें या बेशुमार किताबें मेरे पास मौजूद हैं, फारसी की बहुत उसमें लिखा हुआ है खोखर अलग हैं, खोखर अलग हैं, गखड़ अलग हैं। जी वो उनका जो फारसी के उनको लिखा है कोकर। कोकर, खोखर को कोकर लिखा हुआ है और गखड़ को कक्कर। कक्कर मेरे पास किताबें मौजूद है। मेरे गांव में थे राजपूत हिंदू थे, उनका अब अगर और रिकॉर्ड नहीं है तो महकमा माल का रिकॉर्ड भी मौजूद है, पुराना मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा उनके जो स्कूल के दाखिला रजिस्टर थे उन पर उनका रिकॉर्ड मौजूद है, उनके नामों के साथ कक्कर लिखा हुआ था और वो कहते थे कि हम गखड़, बिल्कुल गखड़ हैं। तो सब आपके जो है, क्योंकि ये एरिया तो आपका काफी, क्योंकि आप इसमें रहते हैं, इसके अलावा आपने पोठवार और झेलम पे और आगे जो इलाके हैं इन पे भी, इनकी अक़वाम पे, कश्मीर की अक़वाम पे भी, मरी की अक़वाम पे भी काम किया है और रिसर्च किया है, उनके बारे में भी नाज़रीन के साथ जी मेरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खित्ता ही जो है ना, देखें जैसे कि रावलपिंडी जो है वो राजा गंजपाल जो था उसके नाम पर गजनीपुर उसका नाम था, और ये कबल आज़ मसीह की बात है, राजा गंजपाल गुजरा है। तो आप अगर तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो खित्ता है, ये खित्ता, बल्कि खित्ता नहीं, मैं तो कहता हूँ ये पूरा हिंदुस्तान जो है ना, जी ये अगर आप एक एक हुकूमत की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, हर जगह मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कि वो जो हैं वो ज्यादा जो है वो राजपूत ही आपको मिलेंगे। जैसे कि हमारे खित्ते में तो बेशुमार हमारे जोदड़े हैं, गेबे हैं, त्याने हैं, टवाने हैं, सियाल हैं, गखड़ हैं, खट्टड़ हैं, डूंड साड़े, ये सारे जो हैं ये बेसिकली जो हैं ये राजपूत हैं। आगे किसी की मर्जी है वो जो बन जाए, तो ये उसका अपना मामला है। वैसे इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अपनी माँ को किसी और के साथ मंसूब करना या किसी को अपना बाप बना लेना, ये बड़ा ही गैर मुहज़्ज़ब और बड़ा खतरनाक सा मामला है। ऐसा क्योंकि मैं जिस जगह पे, मेरा जो गांव है, हमारा एरिया जो है मरी में ढोंड, कैठवाल, दानियाल और सत्ती, ये 4 बड़े कबाइल। जी तो इनके बारे में भी अगर आपकी कोई तहकीक है तो देखिए जी, अब मैंने यही बात की कि अब जो भी बने, अगर कदीम कुतुब का आप मुताला करें जी तो आप देखेंगे ये इनमें से जो अक्सर अक़वाम है वो राजपूत हैं या कदीम जो हिंदू नस्ल लोग थे उनकी औलादें हैं। जी ये मनगढ़ंत बातें हैं कि ये जो हैं जी ये अब्बास की औलाद हैं, ये फलां की औलाद हैं, ये मोहम्मद अनफे की औलाद हैं। तो क्या 1400 साल में इतना हो सकता है कि आप एक पत्थर को उठाएं तो वहां भी अलवी नजर आएगा, दूसरा उठाएं तो वहां भी, ऐसे नहीं हो सकता। कोई अक्ल की बात भी होती है। तो बहरहाल ये लोगों ने पता नहीं, खुदा जाने इनको इसमें क्या ज़हनी तौर में खलश पैदा हुआ कि उन्होंने अपने बाप दादा को छोड़कर जो है वो अपना बाप दादा दूसरा बना लिया। जी तो ये साहब आपने गुफ्तगू में कुछ बातें की हैं जो मेरे लिए नई थी। आपने एक लफ्ज का जिक्र किया है कि पिंड उस जगह को कहते थे कि जहाँ पे आबादी जो है वो खत्म हो जाती थी, उजड़ जाती थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी जो बुनियादी जो है वो आप मेरे साथ अगर इस इलाके का विजिट करें या जहाँ भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, जब किसी गांव के जो है वो मसलन मेरे खुद अपने गांव में
एक पिंड है उसको हम उतला पिंड कहते हैं, यानी मशरकी पिंड, जी जी और एक पिंड है जिसको हम लैना पिंड कहते हैं, यानी गरबी पिंड। जी जी। तो आप वहां जाकर मेरे साथ मुलाजा कर सकते हैं कि वो कदीम आबादियां थी और उन आबादियों के ऊपर नई आबादी जो है वो बनाई गई। जी जी। तो ये जो है अक्सर पिंड जो है मुख्तलिफ अतबार के हैं, क्योंकि मुगलों से पहले, बल्कि मुगलों के दौर में भी ये अलमिया रहा। थोड़ा सा अगर इस्तेकाम आया तो सिखों के दौर में, हालांकि मैं सिखों को बैसियत मुसलमान जो है वो अच्छा नहीं समझता, लेकिन ये है कि हमारी तारीख का हिस्सा है। जी जी। हम उनको अपनी तारीख से तो नहीं निकाल सकते, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो मैं खुद अपने इलाके की बहुत सी कदीम किताबों का मुताला कर रहा था, तो मैं हैरान हुआ कि मुझे ये पता चला कि मसलन ये पिंड मेरी जो गांव है ये उजड़ गया था, तो वहां पिंड था। तो रंजीत सिंह ने जो है कोट नजबुल्ला का एक गुजर था मुकद्दम मुशर्रफ, उसको कहा है जी कि वो बकायदा उसने उसको सनद दी तो कि आप जो है इस इलाके के जो गांव उजड़ गए हैं उनको आबाद करवाएं। तो मेरे सामने वो चीजें मौजूद है रिकॉर्ड पर कि मेरे साथ ये पिंड मेरी गांव जो है ये रंजीत सिंह के दौर में जो है आबाद दोबारा किया गया। साथ ही जहानाबाद गांव है वो रंजीत सिंह के दौर में दोबारा आबाद हुआ, पहले उजड़ गए थे। तो पिंड जो है वो कदीम आबादियों को कहते हैं, उन आबादियों की जहाँ उजड़ गई, गर्क हो गई, एक टीले की शक्ल अख्तियार कर ली, और फिर जब उनके ऊपर दोबारा आबादी बनी तो उसको जो आबादी का नाम था उसके साथ पिंड लगा दिया गया या ना लगा दिया गया, लेकिन अगर उस पर आबादी नहीं भी है तो उसको पिंड कहा जाता है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है कि शायद गांव को पिंड कहा जाता है, ऐसा नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है जी जी, गांव को पिंड नहीं कहा जाता। अच्छा जी जी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, तो आपने हमें टाइम दिया, इसलिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जी, वाह, जज़ाकल्लाह जी। जी।